नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भीषण चक्रवाती तूफान ओम्पुन सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल तट से टकराया। पश्चिम बंगाल में 5 लाख से अधिक और ओडिशा में 1,58,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में सभी पदों पर रोजगार के लिए मूल निवासी विशेष मानदंडों को मंजूरी दी। कोविड-19 से रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर लगभग 40% हुई और देश में घरेलू उड़ानें 25 मई से फिर शुरू होंगी। समाचार संध्या में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भीषण चक्रवाती तूफान ओम्पुन पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप समूह के बीच सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल के तट को पार कर रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रो ने कहा है कि चक्रवाती तूफान सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तूफान का केंद्र दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना से होकर गुजरेगा, जहां इसका सबसे अधिक असर पड़ सकता है। डॉ महापात्र ने कहा कि इन 2 जिलों और पूर्वी मेदिनीपुर जिले में तूफान की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर में जो पहले से ज्यादा असर होने के लिए हम उम्मीद किए थे, इसके साथ साथ हावड़ा, हुगली और कोलकाता में भी जो पूर्वानुमान किए थे वो भी होने वाला है। जब साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मेदिनीपुर में अभी ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग विंड शुरू हो गया है। रिपोर्ट मिल रहा है कि विंड स्पीड लगभग 160 kmph के आसपास वहां हो सकता है। हमारा उम्मीद ये है कि जब ये कोलकाता के पास आएंगे, वहां भी कोलकाता, हुगली और हावड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा कि तूफान का असर ओडिशा के भद्रक और बालेश्वर जिलों में 3 घंटे तक जारी रह सकता है। डॉ महापात्र ने कहा कि ओम्पुन के बारे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। उन्होंने बताया कि भारत बांग्लादेश के लिए भी तूफान की चेतावनी जारी कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि तूफान पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और स्थिति में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि चक्रवात के गुजर जाने के बाद एनडीआरएफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी 41 टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, टीमें जो रिजर्व में भी थी, वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय में है। 2 में से और एक टीम कलकत्ता में बुलाया गया है क्योंकि कलकत्ता जो अर्बन एरिया है उसमें उनको लगाया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ के अधिकारी राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हैं और समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 5 लाख और ओडिशा में 1,58,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। श्री प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ के सभी दलों ने तूफान वाले इलाकों में अपना काम शुरू कर दिया है। ऑलरेडी रेस्टोरेशन का काम शुरू हो गया। ईस्ट मेदिनीपुर रामनगर में तार और पेड़ कटे हुए हैं, तो ऑलरेडी रोड क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ शुरू कर चुकी है। ये साइक्लोन शेल्टर्स में और गांव में जाकर जो भी सुविधा देने का काम, इंक्लूडिंग सेविंग ऑफ कैटल एंड रीसेटलिंग कैटल ऑल्सो इज बीइंग हेल्प्ड बाय द एनडीआरएफ। अभी भी प्रचार प्रसार और इवैक्यूएशन का काम कहीं कहीं पर जारी है। ओम्पुन तूफान के मद्देनजर पूर्वी तट पर नौसेना हाई अलर्ट पर है। अधिकतम प्रभावित इलाकों में मानवीय राहत सहायता, लोगों को निकालने और चिकित्सा तथा परिवहन सहायता के लिए नौसेना के जहाज विशाखापट्टनम में तैयार हैं। इन जहाजों में चिकित्सक, रबड़ नौकाएं, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, दवाएं और कंबल जैसी राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में है।
ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 बचाव और चिकित्सा दल भी तैयार रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा और तमिलनाडु के अरकोणम में आईएनएस राजुली राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार है। पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नौसेना के प्रभारी अधिकारी संबंधित राज्य प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। ओडिशा के 4 तटीय जिलों में चक्रवाती तूफान ओम्पुन ने भारी तबाही मचाई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त 4 जिलों के जिलाधीशों को तूफान से होने वाले नुकसान से संबंध में एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। ओडिशा के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान अम्पन ने भारी तबाही मचाई है। कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवा बहने के कारण पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। इसके साथ ही कई कच्चे मकान पूरी तरह से टूट गए हैं। अम्पन के मद्देनजर ओडिशा के 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर जगतसिंहपुर, भद्रक, केंद्रापड़ा और बालेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश के साथ तेज हवा ने भारी तबाही मचाई है। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त होने वाले 4 जिलों के जिलाधीशों को तूफान में होने वाले नुकसान के संबंध में एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इन जिलों के कई जगहों पर बिजली सेवा भी ठप हो गई है। इसी बीच राहत और बचाव का काम भी शुरू हो चुका है। मानवीय सहायता प्रदान करने तथा राहत और बचाव कार्य करने के लिए एनडीआरएफ और ओड्राफ की कुल 36 टीम तेजी से काम कर रही हैं। दूसरी ओर ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त ने जानकारी दी है कि ओडिशा में लगभग 1,48,486 लोगों को कच्चे मकानों तथा असुरक्षित स्थानों से चक्रवात आश्रय स्थलों तक पहुंचाया गया है। लोगों को आश्रय स्थलों में पका हुआ खाना और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 1,885 गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए करीब 8 करोड़ प्रवासियों को केंद्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस पर खाद्य सब्सिडी के रूप में करीब 2,982 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस आवंटन से कोविड-19 की वजह से शहरों के प्रवासियों और रास्ते में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के लिए देश भर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य इन इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन और असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में लाकर इस उद्योग की क्षमता बढ़ाना है। इससे महिला उद्यमियों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय उच्चाधिकार समिति इस योजना की निगरानी करेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक लोगों को फायदा होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना कोविड-19 की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए खासतौर पर तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी 2020 के जम्मू कश्मीर द्वितीय राज्य कानून अनुकूलन आदेश को अपनाने की स्वीकृति पिछली तारीख से प्रदान कर दी है। इस आदेश के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी स्तरों की नौकरियों के लिए अधिवास संबंधी शर्तों में और संशोधन किया गया है। यह आदेश प्रदेश में सभी पदों पर रोजगार के लिए निवास संबंधी मानदंडों के बारे में है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कोयले की नीलामी के तौर तरीकों को आज स्वीकृति दे दी। राजस्व में साझेदारी के आधार पर कोयला खदानों और लिग्नाइट या फिर इनकी बिक्री और कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि बढ़ाने के तौर तरीकों को भी मंजूरी दी गई। अब से नीलामी के मानदंड राजस्व में साझेदारी पर आधारित होंगे। सफल बोलीदाताओं को मासिक भुगतान करना होगा, जो राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत यानी अंतिम बोली महीने के दौरान देय वैधानिक रॉयल्टी से संबंधित कोयले की मात्रा और काल्पनिक या वास्तविक कीमत जो भी अधिक हो उस पर आधारित होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए नई विशेष नकदी योजना आरंभ करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन कंपनियों की नकदी की स्थिति सुधारने के लिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। सरकार को इसके लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण वित्तीय स्थिरता सुदृढ़ बनाने की बजट घोषणा तुरंत लागू करने की आवश्यकता के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र का आह्वान किया है कि वे टेक्नोलॉजी में सुधार के बारे में विचार करें और कोविड-19 के बाद के दौर में आगे बढ़ने के लिए विदेशी निवेश प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का उपयोग इस तरह के उद्योगों को फिर से अपने आप को सक्रिय बनाने में करना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पैकेज से स्थानीय उद्योगों में नई चेतना का संचार होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज एमएसएमई क्षेत्र के लिए बड़ा ही मददगार साबित होगा। श्री गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र को शेयर बाजार से जोड़े जाने का भी जिक्र किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सुपर चक्रवाती तूफान ओम्पुन सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल तट से टकराया। पश्चिम बंगाल में 5 लाख से अधिक लोगों और ओडिशा में 1,58,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में सभी पदों पर रोजगार के लिए मूल निवासी विशेष मानदंडों को मंजूरी दी। कोविड-19 से रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 40% के करीब हुई और देश में घरेलू उड़ानें 25 मई से फिर शुरू होंगी। देश में इस समय 61,149 कोविड-19 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक 42,298 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के समय रोगियों के ठीक होने की दर 7.1% थी, जो अब 39.62% हो गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 40% रोगी स्वस्थ हो गए हैं। जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें। उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है, उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था। धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि विश्व में 1 लाख की जनसंख्या में से 62 लोग संक्रमित हैं, जबकि भारत में ये संख्या केवल 7.9 है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोविड-19 जो है वह जन से लेकर जग तक उससे इम्पैक्ट हुआ है। तो हम देखें तो पाते हैं कि अगर पूरे देश की जनसंख्या लें, पूरे दुनिया की जनसंख्या लें, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या में करीब 62 केसेस पर लाख पॉपुलेशन कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं। और उसके साथ ही उसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया में देखें तो पाते हैं कि करीब 7.9 पीपल पर लाख पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विश्व के 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में 1 लाख की आबादी में 115 से 496 लोग संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में कोविड-19 से 1 लाख की आबादी में से 4.2 लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में ये आंकड़ा 0.2 है। ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस
डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। अगर पूरी दुनिया के केसेस को हम देखते हैं तो पाते हैं कि एज हाई एज 59, 53, 52 इस तरीके से तो 9 देश तो ऐसे हैं जहां पर कि 10 से अधिक की संख्या में पर लाख पॉपुलेशन मोर्टेलिटी भी रिकॉर्ड हुई है। इसको अगर हम 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज से कंपेयर करें तो पाते हैं कि करीब 6 कंट्रीज में तो 2 लाख से अधिक केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और उसमें एज हाई एज 14 लाख के करीबी केसेस इंडिविजुअल देशों में रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर हम डेथ की भी एनालिसिस करें तो देखते हैं कि 6 देश ऐसे हैं जहां पर कि 10,000 से ज्यादा डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं और उसके कंपैरिजन में से एक रिलेटिवली वी वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन वेल सो फार दो द चैलेंज स्टिल कंटिन्यूज। अधिकारी ने बताया कि राज्यों और नागरिकों के सहयोग से भारत स्थिति को संभालने में सफल रहा है, लेकिन चुनौती अभी बनी हुई है। देश में लगभग 61,000 रोगियों का इलाज चल रहा है, जिनमें से लगभग 2.9% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 3% आईसीयू में और 0.45% रोगी वेंटिलेटर पर हैं। अधिकारी ने बताया कि रोगियों की जल्दी पहचान और निगरानी पर ध्यान देने से सरकार सकारात्मक परिणाम हासिल करने में सफल रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,08,121 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 25,12,388 लोगों की जांच की जा चुकी है। इस बीच अनुसंधान परिषद कोरोना वायरस की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और प्राइवेट केंद्रों को जांच की अनुमति दे रहा है। अब तक 391 सरकारी और 164 प्राइवेट जांच केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण के दौरान देश भर के लिए कोविड-19 प्रबंध के दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों ने स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर एवं कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन कर रही हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है। वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में अपने उच्च स्तरीय समूह का पुनर्गठन किया है। यह समूह कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अपनी पहले की सिफारिशों की समीक्षा करेगा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप और भविष्य में देश में इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के तौर तरीके तैयार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस उच्च स्तरीय समूह के प्रमुख होंगे। राजधानी दिल्ली स्थित यकृत और पित्त रोग विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस.के. सरीन तथा महाजन इमेजिंग के संस्थापक डॉक्टर हर्ष महाजन को भी इस समूह में शामिल किया गया है। यह समूह स्वास्थ्य संबंधी जनशक्ति और देश में अगले 5 वर्षों के लिए संसाधनों की अनुमानित आवश्यकता का भी नए सिरे से आकलन करेगा। समूह इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता के बारे में भी गहरी पड़ताल करेगा। वित्त आयोग के स्वास्थ्य संबंधी पुनर्गठित उच्च स्तरीय समूह की कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। तमिलनाडु में आज 743 नए मरीजों के आने के बाद कुल मामलों की संख्या 13,191 हो गई। चेन्नई में 557 नए रोगियों के साथ मरीजों की संख्या 8,000 को पार कर गई है। आज रिकॉर्ड 987 रोगी ठीक हुए और संक्रमित रोगियों की संख्या 7,219 रह गई है। 3 रोगियों की मौत के साथ कुल मौतों की संख्या 87 हो गई है। नए मामलों में 83 लोग महाराष्ट्र से आए। राजस्थान में कोविड-19 के 2,54,000 सैंपलों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 5,952 पॉजिटिव पाए गए। 946 प्रवासियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। राज्य में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 2,425 हो गई है, जबकि 3,373 लोग ठीक हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने का प्रतिशत 57 है, जो देश में सबसे अधिक है। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिन जिलों में बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या ज्यादा है वहां क्वारंटीन की व्यवस्थाएं पुख्ता की जाए। साथ ही अन्य राज्यों से लौट रहे प्रवासियों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन किया जाए। मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेंटर पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने आज वंदे भारत मिशन के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाली उड़ानों को लेकर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में 14 उड़ानें जयपुर पहुंचेगी, जिनमें प्रदेश के करीब 2000 लोगों के आने की संभावना है। इन प्रवासियों को क्वारंटीन करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा होटल चिन्हित किए गए हैं, जहां ये प्रवासी अपने खर्चे पर रुक सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने लॉकडाउन के चौथे चरण के सिलसिले में फल सब्जी मंडियों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें फल उत्पादकों और फलों के खरीदारों के बीच बिचौलियों को समाप्त करना, फल और सब्जी मंडियों में भीड़ भाड़ कम करना और कृषि तथा बागवानी उत्पादों का समय पर विपणन करना शामिल है। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि दिशा निर्देशों के अनुसार किसानों और उत्पादकों से खरीद के लिए फल सब्जी संग्रह केंद्र उनके गांव के आसपास ही बनाए जाएंगे। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की व्यवस्था भी दिशा निर्देशों में की गई है। इन उपायों से किसानों और उत्पादकों को अपनी उपज को इच्छा के अनुसार बेचने और बेहतर दाम दिलाने में मदद मिलेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने आज विधानसभा में कहा कि सरकार सामुदायिक क्वारंटीन केंद्रों को 5,000 रुपए का एक मुश्त वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराएगी। ये सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर शुरू हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मुंबई के 93 पुलिस थानों में राज्य सरकार के 1,500 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। ये लोग पुलिस थानों में प्रवासी श्रमिकों की सूचियां तैयार करने में काम में मदद करेंगे और रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य में भी पुलिसकर्मियों का हाथ बटाएंगे। इस बीच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर 385 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद काम शुरू होने पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के शिव शारनेरा लिंक रोड पर अरुण कोतवाल मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने काम फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन और सरकार को धन्यवाद दिया। जो काम जो खोला हुआ है तो इससे यहाँ के लड़के हैं या बाहर के जो भी काम कर रहे हैं तो उनको रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे आके अपना काम चल रहा है बहुत अच्छे से। हम भी दिहाड़ी मजदूर हमें काम छोड़ के यहाँ पे अब बंद है सब कुछ, अपने गांव में अब रोजगार कमा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि काम दिया हमें यहाँ पर बहुत अच्छा। ये सारे हमारे बेरोजगार लड़के हैं अच्छे हमारे। पहले बहुत ही खास था, बुरी हालात थी यहाँ पर, गाड़ी या 2 व्हीलर भी नहीं आती थी अच्छी तरीके से, बहुत ही खड्डे थे, बहुत अब अच्छे बन रहे, बहुत ही अच्छा है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में र्यूटोमोलॉजी विभाग की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसने तथा छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। मशहूर गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ईद की अनावश्यक खरीदारी के बजाय जरूरतमंद लोगों की मदद करें। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं अपने सारे मुसलमान बहन भाइयों से, सारी दुनिया को ये बताइए कि कैसे हम लोग सिर्फ मदद के लिए इस ईद पे आगे आना चाहते हैं। वही पैसे जिससे आप नई नई चीजें खरीदते हैं, आप लोगों को खाना बांटिए, किसी की मदद कीजिए, बाहर मत निकलें, अंदर रहें। मगर जो भी आपके विसिनिटी में वाकिफकार जो उनको मदद भेज सकते हैं, आप जरूर भेजिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है
011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। नेपाल में आज 25 नए पॉजिटिव मामले आने के बाद कोविड-19 के मरीजों की संख्या 427 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आज कोविड-19 के 13 मामले कपिलवस्तु में, 6 बांके में, 5 धनकुटा और 1 नवलपारसी पश्चिम जिले में मिले हैं। नेपाल में कुल 380 सक्रिय मामले हैं, जबकि 45 रोगी ठीक हो चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें इस महीने की 25 तारीख से शुरू हो जाएंगी। एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और हवाई कंपनियों को सोमवार से हवाई संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूर्णबंदी लागू होने के ठीक 2 महीने बाद घरेलू विमानन सेवा फिर से शुरू हो रही है। 25 मार्च को देश में सभी वाणिज्यिक उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि मालवाहक उड़ानें और भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें पूर्णबंदी के अवधि के दौरान जारी हैं। इस महीने की शुरुआत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानन सेवा के परिचालन के लिए सभी हवाई अड्डों को तैयार रहने के लिए कहा था। भारतीय रेल ने पहले ही विशेष ट्रेनों के साथ परिचालन शुरू कर दिया है और विमानन सेवा शुरू होने से लोगों के आवागमन में सुगमता आएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। महाराष्ट्र में 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर 385 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से अपने गांव को रवाना हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के साथ रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ के मुद्दे ने महाराष्ट्र सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। आज पालघर स्टेशन पर सैकड़ों प्रवासियों के एकत्र होने के बाद राज्य के गृह मंत्री ने एक अपील करते हुए कहा कि प्रवासियों को अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि केवल राज्य के अधिकारियों द्वारा फोन आने पर ही यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। पिछले 2 महीनों से फिल्म तथा टेलीविजन की शूटिंग और निर्मित के सारे काम बंद है। मराठी टेलीविजन और फिल्म उद्योग के कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि फिल्मांकन और अन्य संबंधित गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि निर्माता इस बात से आश्वस्त करे स्वच्छता दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में कल तेज हवा चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 32 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। यहां तापमान 25 डिग्री से 31 डिग्री के बीच बना रहेगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री पर रहेगा। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। क्षेत्र में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 13 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण चक्रवाती तूफान ओम्पुन सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल तट से टकराया। पश्चिम बंगाल में 5 लाख से अधिक लोगों और ओडिशा में 1,58,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में सभी पदों पर रोजगार के लिए मूल निवासी विशेष मापदंडों को मंजूरी दी।
कोविड-19 के रोगियों से ठीक होने की दर बढ़कर 40% के करीब हुई और देश में घरेलू उड़ानें 25 मई से फिर शुरू होंगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।